हेलो वेलकम टू क्वेश्चन टूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, IIT जैम 2023 के लिए कुछ 7 महीने रह गए हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अब स्टार्ट किया है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं या ज़्यादातर बच्चों का अब थर्ड ईयर में एडमिशन हो चुका होगा और शायद अगस्त या सितंबर में उनका थर्ड ईयर का जो फाइनल जो फिफ्थ सेमेस्टर जिसको हम कहते हैं वो स्टार्ट होने वाला होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे थे और अब उनके दिमाग में ये है कि 7 महीने में हमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा आप गाइडेंस कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये लास्ट के 7 महीने आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आपने इससे पहले जैम का प्रिपरेशन किया है, नहीं किया है, आप अभी शुरू कर रहे हो या आप पहले से करते हुए आ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन 7 महीनों को हम किस तरीके से सबसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम अपना अच्छा स्कोर कर सकें। और इसीलिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है IIT जैम का। सो देखिए, ये सिलेबस है कुल मिला के, अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 40 चैप्टर्स हैं। मतलब यहाँ से आप थोड़ा बहुत पैराडॉक्स हटा दो, ये तो सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट हटा दो, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो कुल मिला के ऐसे हमारे पास 40 चैप्टर हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा गणित लगाया जाए कि आपके पास 7 महीने और आपके पास 40 चैप्टर हैं, तो अगर मैं 40 को 7 से डिवाइड भी करता हूँ तो 40 डिवाइडेड बाय 7 मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 5.7 का आंसर आता है। मतलब मुझे हर महीने 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अब अगर हर महीने 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? क्या महीने में 5 चैप्टर कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो मैं इसका आंसर दूंगा हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो। सी जो 40 चैप्टर आप देख रहे हो, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि मुझे 40 के 40 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पहली बात, क्योंकि आपको 100% सिलेबस कवर करना ही नहीं है। आप कोशिश करो कि 70 to 90% भी अगर आपका सिलेबस कवर हो जाता है। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। भैया जो टॉप 10 में या टॉप 100 में रैंक लाने वाले हैं उनके लिए एडवाइस नहीं है, उनके लिए कोई एडवाइस नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पर जो एक कहते हैं ना मिडिल में, ऑन एन एवरेज जो बच्चा जिसने अभी शुरुआत करी है, जो पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको बता दूं, आपको 70 से 90% भी अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आप अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हो। तो क्वेश्चन है कि इन 40 चैप्टर्स के साथ हम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें। आपको सबसे पहले इनको सेग्रीगेट, इस पूरे वीडियो का थीम ही बेसिकली ये है कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ चैप्टर सेग्रीगेट करने में। आप इन 40 चैप्टर को डिवाइड कर लो 3 कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी जिसको हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे आप सबसे इजी टॉपिक्स, ये वो टॉपिक्स होंगे जिनको आप हार्डली 4 दिन में या 5 दिन में या कह सकते हैं ना पढ़ के खत्म कर सकते हो। बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट इनमें पढ़ना है आपको, बहुत लेंथी ऐसा नहीं होगा इसमें, मतलब 200-300 पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, हार्डली 3-4 कॉन्सेप्ट होंगे जिनको आप पढ़ के खत्म कर दोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब इजी टॉपिक्स में आपको सबसे पहले आपके पास आता है फोटोकेमिस्ट्री। बहुत सिंपल है, बीएट-लैम्बर्ट्स लॉ याद कर लेना, आइंस्टाइन का स्टार्क लॉ याद कर लेना, दैट्स इट, खत्म। मैक्सिमम क्वेश्चन बीएट-लैम्बर्ट लॉ पे आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वो हमने ऑलरेडी करा रखा है यूट्यूब पे, अगर आप जाके देखोगे। फोटोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फोटोकेमिस्ट्री सबसे इजी टॉपिक है, आप यूँ समझ लो 2 दिन में खत्म हो सकता है अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो। मेटलर्जी, सी मेटलर्जी आप 11-12 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके आए हो, कैल्सिनेशन, फिर वो रोस्टिंग, फिर वो आयन का एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, जिंक का एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शंस पढ़ने में कितना टाइम जाता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। मेटलर्जी भी 2 दिन में कंप्लीट की जा सकती है अगर आप एकदम नए से भी पढ़ रहे हो तो भी। मेटलर्जी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और मेटलर्जी मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरी प्रॉमिस है आपको। आपके IIT जैम 2023 से पहले मेटलर्जी यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा। लिक्विड स्टेट, सर लिक्विड स्टेट को पढ़ना ही कितना है, लिमिटेड लिक्विड स्टेट आता है, एक क्वेश्चन लिक्विड स्टेट में से मिलने का चांसेस है। अब वो लिक्विड स्टेट में आपको विस्कोसिटी पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है और सरफेस एरिया से, सरफेस एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने, बहुत ही लिमिटेड है लिक्विड स्टेट। फिर आता है फेज रूल। सी देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग फेज रूल बहुत बड़ा है, कहना चाहूँ तो बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप जैम के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपको सिर्फ 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है और 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ना है। उसमें भी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं है। क्वेश्चन 4 ऑप्शन और बहुत सिंपल आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो भी फेज रूल को बड़े आसानी से किया जा सकता है। समझने में टाइम लग सकता है फेज रूल को, लेकिन अगर एक बार फेज रूल समझ में आ गया, एक दिन काफी होता है फेज रूल समझने के लिए। पूरा फेज रूल मेरे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। आपको पूरा फेज रूल एक दिन में पढ़ के खत्म कर लो। मैंने तो काफी वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में समझाया। आपको सिर्फ 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम तक समझना है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आसानी से हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल, भैया 11वीं 12वीं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ते आ रहे हैं, आसानी से कर सकते हो। एसिड बेस केमिस्ट्री बड़ा इजी टॉपिक है, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में याद रखना। एरोमेटिसिटी,
ये तो मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको जैम लेवल तक का एरोमेटिसिटी, इवन गेट नेट लेवल तक का एरोमेटिसिटी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ। रोटेशनल वाइब्रेशनल मैंने पूरा यूट्यूब पे फ्री में करवा रखा है। इसके तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप मैक्सिमम इसके न्यूमेरिकल करके जाओ, इसको न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और इसके कुछ सिलेक्शन रूल जो आपको याद रखने होते हैं। एक दिन का काम है रोटेशनल वाइब्रेशनल को पढ़ना, ट्रस्ट मी। एरोमेटिसिटी एक दिन, एसिड बेस एक दिन, पीरियोडिक टेबल एक दिन में काम, ये सारे चैप्टर आप एक एक दिन में खत्म कर सकते हो और एक एक क्वेश्चन आएगा। सरफेस केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है यार। आपको वो एक डायग्राम याद रखना है, कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, लैंगुरे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म और बीटी इक्वेशन, ये 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप सरफेस केमिस्ट्री पूरा कर सकते हो। 2 दिन से ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री में नहीं लगेगा पढ़ने में। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक का टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स भी इजी है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते आ रहे हो 12th स्टैंडर्ड से, ऐसा नहीं है कि आपको पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एल्डोज, ग्लूकोज, कीटोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में पता ही नहीं है, आपको सब पता है। सिर्फ उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो भी खत्म हो जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट आप छोड़ दो, चाहिए तो मत पढ़ो यार, मतलब फिर भी पढ़ लोगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, बहुत बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत लिमिटेड है, आपको ज्यादा इसमें पढ़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहनी चाहिए और एलिमेंट लेंथनर कॉन्ट्रैक्शन आपको याद रहना चाहिए और उनका सेपरेशन, जिसमें ये करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन के साथ, और वो क्या बोलते हैं इसको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से हम उसको जो सेपरेट करते हैं, उससे रिलेटेड आपको याद रहना है। अब कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप पढ़ लो एफ ब्लॉक। सोचो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउट ऑफ 40 तो इतने इजी टॉपिक्स हैं जिनको आप आराम से कर सकते हो। अगर मैं सबको भी 2-2 दिन देता हूं तो भी 1 महीने में ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने के 24 दिन लगेंगे। 1 महीना लगेगा सारे इजी टॉपिक्स को कंप्लीट करने का और सब में से एक एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, मतलब 12 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ये सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन टॉपिक्स को तो आप सबसे पहले उड़ा के खत्म कर दो। ये टॉपिक है जो आपको इजीली कॉन्फिडेंस ला के दे देंगे और ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि आप देखो हर बच्चा जाके क्या करेगा पता है, थर्मो पढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ेगा, वो उन पे टाइम बर्बाद करेंगे सबसे में। और इन टॉपिक्स को लास्ट में देखोगे ज्यादातर 90% बच्चे छोड़ देते हैं। कोई लिक्विड को छोड़ देगा, कोई फेज को छोड़ देगा, कोई मेटलर्जी छोड़ देगा, कोई फोटोकेमिस्ट्री छोड़ देगा, जबकि ये वो टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन भी अगर आप मिला लो, एक एक क्वेश्चन भी तो 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आते हैं मॉडरेट टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स होते हैं, मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, पर थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े लेंदी, यानी इनको पढ़ने में टाइम लग सकता है। हो सकता है एक चैप्टर को कवर करने में 3 से 4 दिन चला जाए या 5 दिन भी जा सकता है। और इसमें बहुत सारे कंटेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट पढ़ने में मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ 3 दिन लगता है पूरा समझने में। अगर आप रोज 3 घंटा 4 घंटा सेल्फ टाइम दे रहे हो स्टडी को, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स है तो इजी, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारा लंबा टॉपिक है। इसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लोगों को लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता नहीं कहाँ मंगल ग्रह से, बहुत ईजी है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इजी, आपको बस लिमिटेड चीजें उसमें याद रखनी होती हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री मॉडरेट टॉपिक है, मैं नहीं कह सकता एकदम इजी टॉपिक है। जीओसी को थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, और ज्यादातर मैंने देखा बच्चों को जीओसी में तकलीफें होती हैं। बच्चों को जिनके ऑर्गेनिक कमजोर है वो जीओसी को टफ मानते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नॉट दैट इजी, हमने हमारे ऐप पे पेरिसाइक्लिक पढ़ा था, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव मॉडरेट है, यहाँ ना न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाले टॉपिक होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में आप देखोगे न्यूमेरिकल आते हैं, काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं, सोल्यूशन कॉलिगेटिव में न्यूमेरिकल आएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनमें थ्योरी क्वेश्चन कम होते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो मोर देन इनफ होता है, आपको जेई नीट एडवांस की कुछ किताबें निकालने की जरूरत नहीं है। आप जैम के क्वेश्चन लगा लो, आप गेट के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, आप बीएचयू के क्वेश्चन लगा लो, आप डीयू के क्वेश्चन लगा लो, अरे बस हो गया इतना, और सीयूईटी के क्वेश्चन लगा लो, बस हो गया। इतने प्रीवियस ईयर लगा लो तो आपको कई बार बच्चे पूछते हैं सर ऐसी कोई बुक बता दो जहां से हम प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकें, असाइनमेंट ले सकें, क्या जरूरत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मोर देन इनफ हो गया। फॉर्मूला आता है, कॉन्सेप्ट आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, इनफ हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम मॉडरेट है, पर आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा लंबा है, बहुत बड़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आप लिमिटेड फॉर्मूला याद रख सकते हो तो आयनिक भी ईजी पड़ जाता है। बायो इनऑर्गेनिक, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, मॉडरेट टॉपिक है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। एटॉमिक्स एंड क्वांटम, लोगों को लगता है एटॉमिक क्वांटम मतलब पता नहीं कहां से मंगल ग्रह से निकल के आया। भाई साहब क्वांटम डिफिकल्ट है एमएससी में, सीएसआईआर नेट और गेट के लिए, जिसमें बहुत कंटेंट है। लेकिन अगर आप जैम की बात करोगे, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, पार्टिकल इन 2 डायमेंशन, पार्टिकल इन 3 डायमेंशन का फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, कुछ साई के बारे में पढ़ लो, साई के बारे में जिसको हम इंटीग्रेटेड साई के बारे में पढ़ लो, मोर देन इनफ। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, मोर देन इनफ। हाँ, एटॉमिक में टाइम लगता है क्योंकि एटॉमिक में फॉर्मूले बहुत है। अगर आपने जेई नीट की तैयारी करी होगी तो आपको पता है एटॉमिक में वो बोहर मॉडल से रिलेटेड दुनिया भर के फॉर्मूले आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर पर ही पूछे जाते हैं।
क्वांटम के क्वेश्चन हार्डली एक या दो गलती से कोई मिल गया तो मिल जाएगा आपको। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, बट न्यूक्लियर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक ट्रिक बताना चाहूंगा आपको। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। कौन से 3 चैप्टर हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो आप ये देख रहे हो ये, और केमिकल काइनेटिक्स जो आप देख रहे हो ये, एंड फोटोकेमिस्ट्री। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना, फिर आप फोटोकेमिस्ट्री पढ़ना, फिर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना। चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। ठीक है, न्यूक्लियर भी इजी है, आराम से किया जा सकता है, मॉडरेट टॉपिक है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी आसान है, इजीली आप इनको कर सकते हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी इजी। अब देखो कितने हो गए मॉडरेट टॉपिक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 12 थे और यहाँ पे 13 थे। 12 और 13 को मिला लो तो 25 चैप्टर्स हो जाते हैं आउट ऑफ 40। और मैं हमेशा कहता हूं 40 चैप्टर में से अगर आप 20 से 25 चैप्टर भी करके चले जाते हो तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा खासा का मतलब मैं AIR 1 की बात नहीं कर रहा हूं, आप टॉप 1000 के अंदर आपका रैंक ला सकते हो, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो बहुत डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, वेदर जिनमें बहुत टाइम देना पड़ता है। यूजुअली मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों को अक्सर इसमें सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। वो कौन से चैप्टर्स हैं? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ईजी है पर लंबा है। पहले तो आइसोमेरिज्म आएगा, फिर VBT आएगा, फिर MOT आएगा, फिर उसके बाद CFT आएगा, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, बहुत लंबा है। फिर उसमें वो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आ जाता है, लंबा है, टाइम देना पड़ेगा। एक 3-4 दिन में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म नहीं होता, कभी कभी बच्चों को तो 10-10 दिन लग जाते हैं कोऑर्डिनेशन को खत्म करने में। आप इसमें से इजी चीजें पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? आप इसमें से IUPAC पढ़ सकते हो, आप इसमें से IUPAC के अलावा आप CFT पढ़ सकते हो। CFT और IUPAC पढ़ लो। तीसरा मैं इसमें कहूंगा आप आइसोमेरिज्म पढ़ लो। बस अगर इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो, आप मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तब ये मॉडरेट टॉपिक्स में आ जाता है। पर अगर आप इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा लगाओगे, फिर आप इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म लगाओगे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ये थोड़ा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं लेंदी है, बहुत टाइम लगता है। तो सोच समझ के कोऑर्डिनेशन को शुरुआत करना। ऑर्गेनोमेटेलिक्स, अगर कोऑर्डिनेशन आता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यार ऑर्गेनोमेटेलिक्स में रिएक्शन बहुत है, बहुत याद रखना पड़ा, वो भी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, तो थोड़ा दिमाग खराब होता है। यहाँ पर अगर आप बोरेन्स के बारे में पढ़ लेते हो, बोरेन्स के बारे में, और कुछ कैटालिटिक साइकिल ये अगर आप पढ़ लेते हो तो कैटालिटिक साइकिल बहुत सारे तो मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए, फ्री में अवेलेबल है। कोऑर्डिनेशन का बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाल रखा है, वहां से देख सकते हो। तीसरा हमारे पास आता है SMT ब्लॉक। मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है, बहुत ओपन है, किसी को बुरा लगे छोड़ दो इस टॉपिक। यार बहुत दिमाग खराब करता है, बहुत स्ट्रेस देता है, कितना याद रखेगा आदमी, एकदम ड्राई टॉपिक है। सी मैं ये नहीं कहता बोरिंग है या समझ में नहीं आता, लॉजिकल है सब कुछ, पर याद बहुत मगब बहुत करना है। अगर आपको स्ट्रेस आ रही है इस टॉपिक को देख के छोड़ दो, क्या दिक्कत है। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सी एनालिटिकल इनऑर्गेनिक का हिस्सा है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आपको समझना है, इसका भी मैं कनेक्शन आपको बता देता हूँ। एनालिटिकल का कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रो ढंग से आती है, बहुत सारा एनालिटिकल तो वहीं पे खत्म हो जाता है, जैसे पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, टाइट्रेशन, सब वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा एक कनेक्शन अगर मैं इसका बताऊं तो है उसका आयोनिक इक्विलिब्रियम के साथ। अगर एनालिटिकल करनी है तो आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि बफर पीएच वगैरह की चीजें जो है आप यहाँ पर यहीं पढ़ते हो। जब आप टाइट्रेशन करते हो, एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह पढ़ोगे, पोलरोग्राफी पढ़ोगे, तो थोड़ा बहुत आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको आना चाहिए। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको यहाँ फिर से रहेगी, एस ब्लॉक और एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आप चाहो तो एकदम लास्ट में पढ़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, जितना होगा उतना करके जाना, वरना छोड़ देना। फिर आता है थर्मोडायनामिक्स। सी थर्मोडायनामिक्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, थर्मोडायनामिक्स 1 एंड थर्मोडायनामिक्स 2। 1 मतलब जो 11th-12th लेवल तक का था, वो वर्क डन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना, आइसोथर्मल, फिर वो गिब्स फ्री एनर्जी। और 2 वाला जो है, जिसको मैं मैक्सवेल स्क्वायर से रिलेटेड जो हम चीजें पढ़ते हैं, गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, मैक्सवेल स्क्वायर, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, है ना, स्पॉन्टेनिटी, वो एडवांस लेवल का जो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादातर क्वेश्चन आपको लेवल 1 से आएगा। तो अगर आपको थर्मोडायनामिक्स से डर है, लेकिन अगर आपको 12th लेवल तक का भी थर्मोडायनामिक्स आता है, और अगर आपको एडवांस पढ़ने का डर लग रहा है, आप छोड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। आप लेवल 1 पढ़ के पूरा थर्मोडायनामिक्स मत छोड़ना। गलती से अगर वर्क डन का कोई छोटा सा क्वेश्चन आ गया, है ना, वर्क डन इक्वल टू माइनस पीएच इनटू डेल्टा वी, यार वो मार्क्स चले जाएंगे। और बिना मतलब का उसका फॉर्मूले में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप आराम से उसको कर सकते। लेवल 1 तो कम से कम करके जाना, लेवल 2 ऑप्शनल रख लेना।
फिर आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत वास्ट है, ग्रुप एनालिसिस आ जाता है, फिर बफर सॉल्यूशंस आ जाता है, पीएचपीओएच आ जाता है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आ जाता है। सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम के ही आते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को टैकल मत करना, उनको हाथ मत लगाना। आप इसमें मेरी एडवाइस होगी बफर्स के बारे में थोड़ा पढ़ के चले जाना। हेंडरसन इक्वेशन बफर से रिलेटेड है, काफी सिंपल क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं, बफर कर लेना। और एक टॉपिक में बता देता हूँ, पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड कुछ चीजें कर लेना। पीएच एंड पीओएच के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अब मैक्सिमम आते ही हैं हर साल। हमने मतलब 3-4 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, पीएच पीओएच के ऊपर क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे और ये काफी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पीएच पीओएच के साथ अल्फा के साथ रिलेट होकर आ जाए, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं और एक जिसको हम गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड चीजें कहते हैं। गैल्वेनिक वाले क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन गैल्वेनिक सेल, ओड्रा, सेल, एसएचई, कैल एमएल, टाइम पास मत करो उनके ऊपर। आप इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट पे, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस वाले पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंडक्टेंस पे आते हैं। गैल्वेनिक को आप लास्ट में पढ़ लेना, कोई तकलीफ नहीं। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्यादातर मैथमेटिक्स है। गैसियस स्टेट को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वर्क डन, है ना, पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। 2 वाले में थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, जहां पे थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करना पड़ता है। आप अगर डर लग रहा है पार्ट 2 को स्किप कर सकते हो, सिर्फ पार्ट 1 को पढ़ के जा सकते हो। बहुत सारे वीडियो पार्ट 1 के मेरे यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। पार्ट 1 जो कि 11th-12th स्टैंडर्ड तक डील करता है, उतना इनफ हो जाता है और काफी सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। फिर आता है रिएजेंट्स, बड़ा लंबा चौड़ा है भैया, रिएजेंट तो खत्म ही नहीं होता, पता नहीं क्या इसके अंदर इतने सारे रिएजेंट्स आ जाते हैं। फिर नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म। नेम रिएक्शन तो ऐसा है कि आप लिमिटेड नेम रिएक्शंस पढ़ के जाओ, नेम रिएक्शन की पूरी किताब आती है। अब 2000-3000 नेम रिएक्शन तो आपको पढ़ने नहीं है, जितने जरूरी हो, जितनी एग्जाम के सिलेबस में दिए हैं, अगर उतना भी पढ़ के जाओगे तो भी मोर देन इनफ है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये तो मैंने चैप्टर्स के बारे में बता दिया। सबसे पहले इजी टॉपिक्स वाइंड अप करो। जो बच्चे अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं या तो अधम में रह गए, बीच में आके डर चुके हैं, देखो आप अगर टॉप 100 की टारगेट रख रहे हो, आपको सब पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पर अगर आप ऑन एन एवरेज हो, सबसे पहले इजी टॉपिक्स को खत्म करो, कम से कम 12 चैप्टर तो हमारे यहाँ खत्म होंगे। फिर मॉडरेट टॉपिक्स को खत्म करो। इजी और मॉडरेट अगर आपके हो गए, आपका 50% to 70% सिलेबस खत्म हो जाता है। बाकी का बचा जो 50% या 30% सिलेबस है, वो लेंथी टॉपिक्स में से आता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 ऐसे चैप्टर्स हैं आउट ऑफ 40, 10 आउट ऑफ 40। मतलब अगर मैं इसका परसेंटेज भी निकालूं तो ये हो जाता है मेरे पास 1/4, यानी 25% सिलेबस है मेरे पास। अब इसका फिर समझ लो आप, ये 25 तो ये 75% है। अब देखो यही बात हो जाती है भाई साहब, बहन जी, देवियों, सज्जनों, जब 75% सिलेबस आप पढ़ सकते हो, 75% सिलेबस आपको आता है, तो काहे अपना टेंशन और अपना स्ट्रेस लेवल उस 25% उस 25 में से भी 50% आपको आता है। क्यों? कोऑर्डिनेशन का आईयूपैक्स, सीएफटी, आइसोमेरिज्म इजी है, ऑर्गेनोमेटेलिक में बोरेंस एंड कैटालिटिक साइकिल इजी है, एस ब्लॉक को छोड़ दो, वो अपने लीक का नहीं, थर्मो का पार्ट 1 इजी है, आयनिक का बफर, पीएच पीओएच इजी है, गैसियस स्टेट का लेवल 1 हमारा, मतलब ऑलमोस्ट इस 25 का भी 50% हमें ऑलरेडी आता है। मतलब कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूँ, पूरे सिलेबस में आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस ऐसा है जो आप आसानी से कर सकते हो, और 20% सिलेबस ऐसा है जिसको टाइम लग सकता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, सर क्या 80% सिलेबस पढ़ने से हम आईआईटी एग्जाम पास कर सकते हैं? अरे तो क्या सारे क्वेश्चन 20% सिलेबस में से आते हैं? ऐसा है क्या कि पूरे पेपर में सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, थर्मो, आयनिक, गैसियस से ही आते हैं? इनके क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आपने अभी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आप 80% सिलेबस पे भी अगर आप फोकस करते हो, देखो मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ, इफ यू वांट, आपने कैलिबर था, आप 100% करके जाओ, तो भी आप अच्छा डिसेंट रैंक ला सकते हो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैं आपको 2 टारगेट दे रहा हूँ। या तो आप 80% सिलेबस को पहले कवर करो, अब उस 80% में इसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा आ जाता है, इनका भी थोड़ा बहुत हिस्सा आएगा, दिस प्लस इनका थोड़ा बहुत हिस्सा, और बचा हुआ 20% सिलेबस जो है, अगर वक्त मिलता है, जैसे थर्मो का पार्ट 2, आयोनिक में वो ग्रुप एनालिसिस वगैरह, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स में वो रिएक्शंस वगैरह, कोऑर्डिनेशन में वो क्या कहते हैं, वो स्पेक्ट्रो वाला पार्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, अगर वक्त मिलता है तो इस 20% सिलेबस को करना। बाकी अगर 80% सिलेबस भी करते हो, अच्छा रैंक लाओगे। तो करना क्या है,
जुलाई से लेके नवंबर तक आपको इस 80% सिलेबस को कंप्लीट करना है। कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 को 30 दिन से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 या 15, 150 डेज है। 150 डेज में आपको कितने चैप्टर्स कवर करने हैं? 12-25 चैप्टर ये हो गए, और इनका अगर मैं चैप्टर के हिसाब से अगर ऐड करूं, कुल मिला के 30 चैप्टर्स, तो 30 चैप्टर्स आपके पास हैं। 30 चैप्टर्स हैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं 150 डेज भी यहां करता हूं, अब मुझे बताओ, अब मैंने कहा ना 45 नहीं करने, 40 नहीं करने, 30 पकड़ के चलते हैं। तो अगर 30 को डिवाइडेड बाय मैं 150 करता हूं, आपका 0.2 आता है पर डे। 0.2 चैप्टर एक दिन में। सिर्फ 20% चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हो तो भी आप 80% सिलेबस कवर कर लोगे। 30 चैप्टर 150 दिन, 150 दिन में नवंबर तक कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, ये देखो, और इसमें से जुलाई के ऑलरेडी 5-6 दिन चले गए हैं, है ना, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब। तो भी आप अगर सिर्फ दिन में सिर्फ मेटलर्जी का 20% पढ़ो, 20%, इस हिसाब से मेटलर्जी जो होगा 5 दिन में कंप्लीट होगा। अरे पर मेटलर्जी तो 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। आपको अब समझ में आ रहा है कुछ? तो क्यों मैं 2.2 कम, ऐसे कोई, ये 0.2 पर डे एक दिन में आपको, यानी इन शॉर्ट 20% चैप्टर पर डे पढ़ना है आपको। लेकिन कोई कोई चैप्टर तो ऐसा है सर एक ही दिन में पूरा कवर हो जाएगा, जैसे फोटो केमिस्ट्री। देखो फिर बाकी चैप्टर्स को आपको टाइम मिलेगा। आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रहा है मैं जो आपको समझाना था? इसीलिए कह रहा हूँ छोटे टॉपिक्स को कवर करो, मॉडरेट टॉपिक्स को कवर करो, फिर इनमें से जितना मैंने बताया उतना कवर करो। जरूरत पड़ने पर 20% सिलेबस को कवर करो। देखो आप आराम से स्कोर करोगे। दिसंबर और जनवरी आप सिर्फ रिवीजन करोगे, आप सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे, और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे बस। फरवरी में आपका पेपर आ जाएगा, फरवरी में आराम से आप पेपर दे सकते हैं। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? थोड़ा सेल्फ प्रमोशन भी तो बनता है ना यार, रोजी रोटी है। सी, हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट कर रखा है, आरंभ 2.0। इसमें हम आपको ऑलमोस्ट सारा थियोरी पढ़ा रहे हैं। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट देने वाले हैं, विल बी गिविंग यू मॉक टेस्ट। और इसमें हम अक्टूबर के बाद आपका रिवीजन जो होगा वो भी हम करवा के देंगे, जिसको हम एक तरीके से क्रैश कोर्स कहते हैं, वो भी करवा के देंगे। इस 1.0 नॉट 2.0, 1.0। इसकी फीस जो है ये है 5,000 रुपीज। इस बैच में हमने ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सिलेबस रिकॉर्डेड डाल दिया। लाइव लेक्चर नहीं होते, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। 50% से ज्यादा सिलेबस हमने यहाँ कवर कर दिया है। यहाँ अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ा के कवर कर दिया। जैसे हमारा सॉलिड हो गया, सोल्यूशन हो गया, केमिकल हो गया, आयनिक हो गया, फेज रूल हो गया, सरफेस हो गया, लिक्विड हो गया, फिर रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, एनएमआर हो गया, फिर यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री हो गया, पीरियोडिक हो गया, बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा बाकी है 20%, एसिड बेस हमारा यहाँ पे पढ़ा के हो गया, मेटलर्जी में पढ़ा दूंगा, GOC 1 and 2 हो गया, एरोमेटिसिटी हमारा हो गया, पेरीसाइक्लिक हमारा हो गया, रिएजेंट हमारा हो गया, अभी बाकी का बचा हुआ। सोचो इतना सारा हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर रखा आप, और हर महीने हम कवर करवा रहे हैं। हम अक्टूबर तक इसमें पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। टारगेट है अक्टूबर तक, हो सकता है नवंबर हो जाए उसमें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है भाई, और हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगा रहे हैं। तो अक्टूबर तक हम पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि आप इस चाहो तो इस कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हो। अदरवाइज आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, देखो मेरा यूट्यूब भी है और खुद का ऐप भी है। अब जस्ट बिकॉज आप मेरे ऐप पे नहीं हो इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं है भाई। यूट्यूब पे मेरे साथ जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो हर बच्चा मेरा स्टूडेंट है, और हर बच्चे की मैं हेल्प करता हूँ। ऐप पे आना ना आना वो आपके ऊपर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहीं और फीस भर के एडमिशन ले लिया हो, अब आपके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ना हो कि आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यूट्यूब पे आपकी बहुत सारी मदद कर रहे हैं, और ये वीडियोस हम डालते रहेंगे, और काफी सारे वीडियोस आपको फ्री में हम यहाँ डाल रहे हैं। पूरा एरोमेटिसिटी में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सॉलिड स्टेट के काफी सारे वीडियो कंटेंट है, पूरा एनएमआर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल है, सरफेस का 1 शॉट रिवीजन मैंने करा रखा हुआ है, पीरियोडिक के काफी वीडियो, फेज रूल पूरा पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रो के वीडियो है, सोल्यूशन का वीडियो, पूरा केमिकल काइनेटिक्स मैंने डाल रखा है। सोचो कितना कुछ है, मिलेगा, डोंट वरी। तो आप अपने प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपको इस बैच में हमारे साथ जुड़ने की इच्छा हो, मन हो, तो आप आ सकते हो। हाँ, EMI ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल जरूर होगा, आप EMI ऑप्शन यूज कर सकते हो इफ यू वांट। महीने का 1000 रुपये आप दे सकते हो, EMI फिक्स होती है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हो। बस मेरा कहना ये है, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई वुड रियली लव टू सी कि
हमारे यूट्यूब से और हमारे ऐप से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो एक्सेल करें। और यार आप लोग IITs में जाओ, कंपटीशन बढ़ाओ, ताकि IITs भी अपनी सीट्स बढ़ाएं। जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो वो सीट्स कैसे बढ़ाएंगे? कंपटीशन में आओ, रैंक लेके आओ, नंबर निकालो और डिमांड करो सीट्स बढ़ाने के लिए, ताकि प्योर साइंस की भी सीट्स बढ़ें और एक रेवोल्यूशन आए कि भैया इंडिया में सिर्फ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को ही वैल्यू नहीं होती है, प्योर साइंस की भी वैल्यू है। कम इन टू द कॉम्पिटिशन, स्टडी दिस एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग अच्छे से स्कोर करो, अच्छा रैंक लेके आओ। एंड प्लीज़ कहीं IITs में या कहीं अगर सिलेक्शन हो जाए तो मैसेज करके ज़रूर बताना कि सर आपकी गाइडेंस ने हमें हेल्प की। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो कि हमारी गाइडेंस से बच्चे कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर IIT बॉम्बे आ जाओ आप, मोस्ट इन्वाइटेड, मैं आपसे पक्का मिलने आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। IIT बॉम्बे में जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन बच्चों से मैं पर्सनली आपके कैंपस में मिलने आऊँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। या कैंपस के बाहर जहाँ भी हम मिलना चाहें हम मिलेंगे, ये आपसे। तो ये आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ, आपको IIT बॉम्बे लेना है। टॉप 100 में लाओ, टॉप 200, 150, 200 में लाओ, आपको IIT बॉम्बे मिलनी चाहिए। एंड देन लेट्स मीट, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।